नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि फूड जो है हमारी एक बेसिक नीड है, यानी खाना सबसे महत्वपूर्ण हमारी लाइफ के अंदर। और उसी चीज़ को लेकर, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे इतिहास के अंदर भारत की सरकार के द्वारा एक क्रांति की गई थी जिसको हरित क्रांति का नाम दिया गया है, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आज हम अपने इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या थी और ये क्रांति, ये रिवॉल्यूशन क्यों आई थी और कब आई थी, और इसके आने के बाद इसके क्या क्या फायदे हुए थे और क्या क्या इससे चैलेंजेस क्या क्या हुए थे, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया था। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हरित क्रांति क्या थी। तो हरित क्रांति दोस्तों, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी, वो भारत की सरकार के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव था जिससे कि एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर कुछ रिफॉर्म्स किए जाए। और ये रिफॉर्म्स करने का जो इनिशिएटिव लिया था, ये लिया था 1960 से 70 के बीच में। जनरली अगर इसका हम फिक्स टाइम पीरियड देखें तो 1967 से 68 का जो पीरियड था उसके अंदर लिया गया था। और अभी हम देखेंगे कि इसको लेने का पर्पज क्या था। तो अगर हम इनके इनिशिएटिव की बात करें दोस्तों, तो ये इनिशिएटिव रिलेटेड थे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड को इंक्रीज किया जाए, फूड प्रोडक्शन को भारत के अंदर इंक्रीज किया जाए, एग्रीकल्चर के अंदर सुधार करके, और भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाए फूड के मामले में, कि भारत किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहे अपनी पब्लिक के लिए फूड को अवेलेबल कराने में। इसके द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे और क्या क्या किस तरह कार्य किया गया था, अगर उसके अंदर बात करें तो कैसे मतलब फूड को इंक्रीज करने के ऊपर बात की गई थी कि अगर भारत को एग्रीकल्चर के अंदर अगर सेल्फ सफिशिएंट बनना है, फूड के प्रोडक्शन को लेकर के, फूड प्रोडक्शन अगर भारत को ज़्यादा बढ़ानी है तो किस तरह बढ़ाई जा सकती है, कौन से ऐसे मेजर्स हैं। तो 4 ऐसे मेजर्स ये लिए गए थे ताकि जो है फूड की प्रोडक्शन रेट को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो पहला था कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, कि मतलब जो बीज हम यूज करते हैं, जो अपनी क्रॉप्स के अंदर जो अन्न पैदा करने के लिए, उन बीज की क्वालिटी को जो है मॉडिफाई किया जाए, मतलब कि अच्छी क्वालिटी के, उत्तम गुणवत्ता के जो है बीज यूज किए जाएं, जो जिनकी प्रोडक्शन रेट जो है ज्यादा हो। दूसरा अगर हम देखें कि मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, जो सिंचाई से रिलेटेड जो टेक्निक्स है, नई तकनीक ऐसी अपनाई जाए, जैसे स्प्रिंकलिंग वाटर हो गया, मतलब क्या है कि मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स जो है अपनाई जाए। अगला है एग्रोकेमिकल, मतलब कि जो ऐसे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज किए जाएं जो कि अगर हमारी फसल को कोई कीड़े जैसे बर्बाद कर देते हैं तो उनको जो है सही टाइम पे प्रिवेंटिव मेजर लेके हम उनको जो है हटा सकें, और मतलब क्या है कि ऐसे पेस्टिसाइड यूज कर सकें जिससे हमारी फसलें खराब ना हो। अगला क्या है, कुछ ऐसे लैंड रिफॉर्म किए जाएं कि मतलब लैंड का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोवाइड करवाई जाए, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट बेस पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन वगैरह, उनकी फसल से रिलेटेड इंश्योरेंस वगैरह जो है प्रोवाइड किए जाए, जिससे कि फार्मर जो हैं मतलब एनकरेज रहें। तो ये सब काम करने का जो जिम्मा सौंपा गया था दोस्तों, इस क्रांति का अगर हम देखें कि ये 4 मेजर्स थे जिनका भी हमने जिक्र किया है, इनको इंप्लीमेंट करवाना था। और ये मेजर्स जो है ले गए थे किसकी लीडरशिप के अंदर। इस क्रांति का अगर हम फादर देखें तो जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी एक एग्रीकल्चर के रिफॉर्म से रिलेटेड, उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे दोस्तों, ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे। अब अगर हम बात देखें दोस्तों एग्रीकल्चर के, जैसे हमने बताया कि इनके नेतृत्व में जो है ये क्रांति हुई थी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, उसने भी काफी हद तक इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया था। और इसका जो स्पेशली फोकस था इस क्रांति का, मतलब गेहूं और चावल की जो फसल है उनके अंदर जो है प्रोडक्शन रेट को ज्यादा किया जा सके इसमें, क्योंकि भारत के अंदर जो है गेहूं और चावल ही है जो मतलब कि ज्यादातर मात्रा में फूड के रूप में इनटेक में लिया जाता है। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें दोस्तों, अमेरिका के एग्रीकल्चर की फील्ड में नॉर्मन बोरलॉग के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं दोस्तों, ये अमेरिका के थे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे। इन्होंने जो है ऐसे मतलब सजेशन दिए हैं कि अगर आपको फूड को की प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करना है और अगर आपको एग्रीकल्चर की फील्ड में रिफॉर्म करने हैं तो आपको हरित क्रांति लानी जरूरी होगी। उसी के बाद में, उसी के बेसिस पे जो है भारत के अंदर हरित क्रांति आई थी, जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में आई थी। अगर हम बात करें दोस्तों कि क्यों ये जरूरी था
कि भारत के अंदर हरित क्रांति लाई जानी चाहिए, तो हाँ ये जरूरी था। ये जरूरी क्यों था, इसके अंदर हम बात करेंगे इन 4 पॉइंट के अंदर। तो पहली बात दोस्तों ये थी कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी भारत के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है लगभग 300 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था, तो भारत की जो इकोनॉमी है इंडिपेंडेंस के बाद में काफी डाउन थी, और इंडिपेंडेंस के बाद में इनको जो है कई जो फील्ड हैं उनके अंदर रिफॉर्म करने थे। तो ऐसा था नहीं कि स्पेशली ये पॉसिबल नहीं हुआ उस टाइम पे कि स्पेशली एग्रीकल्चर के फील्ड में ज्यादा रिफॉर्म किए जाएं, और इसीलिए जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में रिफॉर्म करने के लिए क्रांति काफी जरूरी थी। दूसरा अगर हम बात करें तो भारत को जो कई बार ऐसे सूखों का भी सामना करना पड़ा था। लगभग जो 1964-65 के अंदर 2 बार जो है भारत के अंदर सूखा पड़ा था, जिससे कि फसलों की काफी बर्बादी हुई थी, और जो है उस टाइम पे फूड की जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई थी। क्योंकि अगर आपकी फसल ही नहीं बचेंगी तो फूड कहां से इंश्योर होगा। तो फूड का जो उस टाइम पे शॉर्टेज हो गया था, तो इसलिए हरित क्रांति का लाना आवश्यक था। अगला बात करें तो लेक ऑफ फाइनेंस था, मींस जो फार्मर थे उनको क्रेडिट बेसिस पे जो है लोन वगैरह नहीं मिलते थे ताकि वो अच्छी फसल उगा सके। अगर मान लो उनको जो है आड़तियों वगैरह से या बड़े फार्मर से अगर वो लोन लेते थे तो उनका इंटरेस्ट रेट भी हाई था, उसके बाद में उनका शोषण भी किया जाता था जिसको वो टाइम पे नहीं चुका पाते थे। तो उन सब चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो है लैंड रिफॉर्म्स करने और इनको क्रेडिट पे पेमेंट करवाना फार्मर्स को जो है काफी जरूरी था, जो इसलिए जो है काफी इनिशिएटिव लिए जाने थे जो कि इस हरित क्रांति के द्वारा लिए गए थे। अगला अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो है लो प्रोडक्टिविटी थी। हमारे जो खेती के अंदर जो काफी प्रोडक्टिविटी काफी लो थी, प्रोडक्शन रेट इतनी ज्यादा हाई नहीं थी, और पॉपुलेशन थी ज्यादा, और ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रही है और फूड प्रोडक्टिविटी लो है, तो ऑटोमेटिकली क्या कि फूड की शॉर्टेज हो ही जाएगी। तो इसलिए जो है ऐसे बीजों का उपयोग किया जाए जो कि फूड प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करे, तो इसलिए हरित क्रांति का लाना आवश्यक था। तो इन सब इश्यू को देखते हुए, इन सब इश्यू को एड्रेस करते हुए कि इनका क्या सॉल्यूशन निकलता, तो हरित क्रांति का जो है सॉल्यूशन निकाला गया था उस टाइम पे। अगर हम बात करें दोस्तों क्या क्या बेनिफिट हुए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन से, तो सबसे पहले जो है पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो गेहूं और चावल के जो है अच्छी किस्म के बीज उपयोग करने के बाद में जो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर प्रोडक्टिविटी उनकी जो है काफी ज्यादा बढ़ी थी। मतलब हमारी जो गेहूं और चावल की प्रोडक्शन रेट इसकी वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हुई थी, क्योंकि हमने अच्छी किस्म के बीज यूज करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद में अगर उसकी प्रोडक्शन रेट अच्छी होगी तो जो है फूड सिक्योरिटी भी आसान हो जाएगी, और जो ग्रोइंग डिमांड थी हमारी उस समय की कि मतलब कि फूड की शॉर्टेज हो रही थी, डिमांड के अकॉर्डिंग जो है फूड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो उसको भी शॉर्ट आउट किया गया। अगला अगर हम बात करें पॉवर्टी को भी एलिमिनेट हुआ। कुछ हद तक जो है फार्मर की जो कंडीशन भी जो है काफी सुधरी, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी काफी हद तक खराब थी। पहले जब प्रोडक्शन उनका कम होता था, बीजे जो फसलें जो थी उनकी वो खराब हो जाती थी, तो जो पेस्टिसाइड वगैरह आए जिससे कि उनकी फसलें खराब होने से बच गई, प्रोडक्शन रेट उनकी हाई हो गई, तो फार्मर्स को भी जो है इकोनॉमिकली काफी बेनिफिट हुआ। क्रेडिट बेस के ऊपर गवर्नमेंट ने उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाए इस क्रांति के अकॉर्डिंग, तो इसकी वजह से जो है पॉवर्टी उनकी जो है काफी हद तक रिमूव हुई और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में काफी सुधार आया था। अगला क्या हुआ कि भारत ने जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है शुरू किया पहली बार। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है शुरू किया एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर, और काफी उसके बाद में जो है एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर भारत के अंदर काम किया गया। भारत के जो इंस्टीट्यूट थे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट उनके द्वारा। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो एक बैलेंस डाइट हमारे को मिली। मीन्स पहले जो उससे पहले क्या होता था कि हम ज्यादातर या तो गेहूं पे डिपेंड थे या राइस के ऊपर डिपेंड थे, या फिर जो हमारी अन्य जो चीजें होती थी, जो हमारी फसलें होती थी उनके ऊपर डिपेंड रहते थे। लेकिन इसके बाद में हमें क्या है कि बैलेंस डाइट मिलने लगी। मीन्स अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें काफी न्यूट्रिएंट्स भी काफी हद तक मिलने लगे। जो डाइट हमें चाहिए थी, जो अगर गेहूं हमें चाहिए था जिस क्षेत्र में, तो गेहूं भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया, और अगर हमें राइस चाहिए था तो राइस का प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा हद तक बढ़ गया था। इसके बाद बात करें हम दोस्तों तो इसको जो है काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने की वजह से काफी हद तक जो है नुकसान भी हुआ हमारा। उनके बारे में इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो एनवायरमेंट के ऊपर इसका काफी इंपैक्ट देखने को मिला है। इनकी वजह से जो हमने जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज किए हैं उसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन बढ़ा है जैसे, और हमारी जो मिट्टी की जो क्वालिटी है
सोइल की जो क्वालिटी है वो भी काफी हद तक डाउनग्रेड हुई है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन रेट आज तो बढ़ गई है पेस्टिसाइड वगैरह यूज करने से, अच्छी हाई क्वालिटी के जो बीज वगैरह यूज करने से। लेकिन फ्यूचर में क्या है कि पेस्टिसाइड का नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि मिट्टी की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी और जो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली जो है डिक्रीज होता जाएगा। अगला बात करें तो सोशल इनइक्वालिटी इसकी वजह से बढ़ा था, क्योंकि जो बड़े लैंडलॉर्ड फार्मर्स थे, जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, वो क्या है उसको अफोर्ड कर सकते थे कि जो हाई क्वालिटी के बीज थे जो प्रोवाइड कराए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद में अगर हम देखें तो इसका बेनिफिट जो है उन्हीं को मिला था ज़्यादा, कि जिन लोगों के पास पहले से कुछ धन संपन्न थे, पहले से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के बीज थे, पेस्टिसाइड थे, वो ऐसा नहीं कि फ्री में दिए जाते थे, उनकी कॉस्ट काफ़ी हाई थी। दूसरा अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा इस साइड में जो है, उत्तर प्रदेश इस साइड में जो है कृषि के क्षेत्र में विकास ज़्यादा हुआ था हरित क्रांति की वजह से, बजाय के बाकी क्षेत्रों के। अगला क्या हुआ इसके आने की वजह से कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी थी कृषि के क्षेत्र में, मतलब उस टाइम पे जो है हम काफ़ी अच्छी फसलें उगाते थे, मतलब तरह तरह की फसलें उगाते थे, उनके ऊपर हमारा फोकस रहता था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद में हमारा फोकस जो है मेनली व्हीट और राइस के ऊपर ही हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो है डिमांड गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ने लगी, गवर्नमेंट इनको ज़्यादा परचेज करने लगी, इनका रेट भी ज़्यादा था, तो इसलिए जो है हमारा जो ट्रेडिशन चेंज हुआ एग्रीकल्चर का। अगला बात करें तो डिपेंड हो गया हमारा जो कृषि क्षेत्र था वो एक्सटर्नल इनपुट के ऊपर डिपेंड हो गया, क्योंकि हम जो है हाइब्रिड सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के लिए जो है एमएनसीज पे डिपेंड रहते थे, एमएनसीज के ऊपर डिपेंड रहते थे, हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहते थे कि बाहर से इंपोर्ट होकर जो अच्छी क्वालिटी के बीज आएंगे, या फिर जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है वो अच्छी क्वालिटी के बीज प्रोवाइड करवाएंगी, उसके बाद में कृषि के क्षेत्र में विकास किया जा सकेगा। अगला इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो हेल्थ कंसर्न भी हुए, क्योंकि जो हम पेस्टिसाइड वगैरह जो यूज करते थे उससे वो क्या है कि फार्मर के ऊपर भी इंपैक्ट डालेंगे। जब वो उनका स्प्रे वगैरह करेंगे, उनको यूज करेंगे, उसके बाद में जब वो जो फूड कंज्यूमर हैं, जब उस फूड को हम कंज्यूम करेंगे तो फूड कंज्यूम करने वाले के ऊपर भी, खाने वाले के ऊपर भी वो जो है जैसे पेस्टिसाइड वगैरह हैं, उनके जो केमिकल्स हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट करेंगे। तो हेल्थ कंसर्न भी इसकी वजह से हुआ था, इसलिए भी इसका क्रिटिसाइज किया गया था। डेवलपमेंट अप्रोच जो है अपनाने की जरूरत थी भारत की कृषि के क्षेत्र में, जिससे कि आज के दिन में फायदा हो सके भारत की कृषि के क्षेत्र में और आगे फ्यूचर में भी इसका जो फायदा लिया जा सके।